गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में, जिसके ऊपर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेबिनार शेड्यूल करवाया था, जो कि सीबीडीटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसमें टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में भी कई सारी बातें की गई हैं और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या चीजें नई आने वाली हैं, क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आए हैं और क्या चीजें पास्ट में की गई हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज इस वेबिनार में जिक्र किया गया था। तो उन सभी चीजों को कंसोल करके और उनका एनालिसिस मैं आपके साथ लेके आया हूं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम में आने वाली है, कौन कौन सी चीजें हैं जो की गई हैं और किस तरह से हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंप्रूव किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल पाएगा कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम जिसके बारे में बात की जा रही है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होने वाला है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कवर करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा आपके साथ ऐसे दो ऑर्डर्स की जो सीबीडीटी द्वारा इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 119। तो यहाँ एक नहीं बल्कि दो ऑर्डर इमीडिएटली इशू कर दिए गए हैं आफ्टर दिस वेबिनार। तो वो ऑर्डर के बारे में भी मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अभी हाल ही में लिए गए हैं और लिए जाने वाले हैं, जिसके बारे में आज के इस वेबिनार में डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आएगा वो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने एक चीज बताई है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जो कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करेगा। और इसके अंदर जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है उसमें से सबसे पहली एक्टिविटी है फेसलेस असेसमेंट। इसका मतलब अब आपका जो असेसमेंट है वो फेसलेस होने वाला है, ई प्रोसीडिंग्स के थ्रू होने वाला है। आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करनी है, आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ फेसलेस। साथ ही साथ यहाँ पर फेसलेस अपील की भी बात की गई है। तो जितनी भी आपकी अपील प्रोसेस चल रही है वो सारी अपील भी आपकी फेसलेस होने वाली है। यहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स पेयर चार्टर भी रिलीज किया गया है, जिसमें कुछ बातों को बताया गया है, टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पेयर्स के बेनिफिट, टैक्स पेयर्स के राइट्स, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है टैक्स पेयर चार्टर के अंदर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, जहां पर ये कहा गया है ऑर्डर के थ्रू कि अगर कोई भी आपका असेसमेंट होता है और वो असेसमेंट आपका फेसलेस स्कीम के बाहर है, इसका मतलब वो आपका असेसमेंट ई प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं हुआ है, फेसलेस स्कीम में नहीं हुआ है, तो उस वाले असेसमेंट को इनवैलिड मान लिया जाएगा और उस असेसमेंट ऑर्डर की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक ऑर्डर यहाँ पर रिलीज किया है सेक्शन 119 में, जिसके बाद जो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और निकल के आई है जो कि बात करती है सर्वे से रिलेटेड। सो अगर आपके ऊपर कभी सर्वे होना है तो यहाँ पर सर्वे की जो पावर दी गई है, अथॉरिटीज दी गई है, वो केवल इन्वेस्टिगेशन विंग्स को दी गई है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन विंग्स भी केवल तभी सर्वे कर सकती हैं जब उनके पास चीफ कमिश्नर या उसके ऊपर की अथॉरिटीज से रिटर्न अप्रूवल होगा, तभी आपके पास वो सर्वे कर पाएंगी। इसके अलावा आपके पास सर्वे करने के लिए उनके पास कोई भी राइट नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक रिटर्न ऑर्डर पास किया है सेक्शन 119 में, जिसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो के आखिरी में बात करूंगा। तो ये है वो दो ऑर्डर जो इस वेबिनार के तुरंत बाद पास कर दिए गए हैं एंड रिलीज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर एक खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो दोनों ही ऑर्डर हैं वो 13 अगस्त 2020 से वैलिड हो जाएंगे। इसका मतलब आज की ही डेट से दोनों ऑर्डर इफेक्टिव हो गए हैं। इट मींस आज की ही डेट से आपका असेसमेंट फेसलेस हो गया है। साथ ही साथ जो सर्वे की अथॉरिटीज हैं, सर्वे की जो पावर है वो लिमिटेड कर दी गई है और वो भी एक अप्रूवल आने के बाद ही हो पाएंगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं और किस बारे में बात की गई है इस वेबिनार में। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज निकल के आई है वो है रिडक्शन इन लिटिगेशन। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बताया गया है इस वेबिनार में, वो बात करता है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा 17 मार्च 2020 को ये स्कीम आई थी, जिसका इंटेंशन है बहुत सारे ओपन डिस्प्यूट्स को सेटल करना स्पीडी मैनर में। तो ये जो स्कीम लेके आए थे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओपन केसेस हैं वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वहां पर आप अपना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को कंप्लीटली वेव करवा के सिंपली अपना 100% ऑफ टैक्स पे करके आप अपने जितने भी ओपन केसेस हैं उनको सेटल करवा सकते हैं अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ विवाद से विश्वास स्कीम जो लेके आए थे एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है
टू रिड्यूस द लिटिगेशन पार्ट। इसके बाद जो यहाँ पर बात की गई है वो है रेजिंग ऑफ अ मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अ डिपार्टमेंटल अपील। सो अगर मान लीजिए असेसमेंट के टाइम पर कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाता है और डिपार्टमेंट उस चीज को अपील में लेके जाना चाहता है, सो पहले जो यहाँ पर मॉनेटरी लिमिट्स हुआ करती थी अपील की, उनको इंक्रीज कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कम से कम केसेस में ही डिपार्टमेंट अपील फाइल कर पाए। तो देख लेते हैं वो क्या है लिमिट्स जिनको रिवाइज किया गया है। अगर डिपार्टमेंट ITAT में अपनी अपील फाइल करना चाहता है तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की लिमिट को इंक्रीज करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ के साथ हाई कोर्ट में अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करना चाहता है तो यहाँ पर लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है। एंड सिमिलरली अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील डालना चाहता है तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 1 करोड़ से इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है टैक्स पेयर्स के लिए। यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करेगा उन सभी केसेस में जहां पर ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पास होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी गई है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए ये चैलेंज क्रिएट हो गया है कि जहां वो पहले बहुत सारी अपील फाइल किया करते थे बिफोर द ITAT, बिफोर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहां पर अब ये नंबर ऑफ केसेस उनके रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि मैं फिर से कह सकता हूं SSC के लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद जो रिफॉर्म यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो है लोअर टैक्स रेट। तो यहाँ पर टैक्स रेट में रिडक्शंस कर दी गई है और टैक्स लॉ को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सो यहाँ पर किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो यहाँ पर लिया गया है वो है कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टू पे कंसेशनल टैक्स ऑफ 22% ये रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी टैक्स रेट रिड्यूस करके 15% तक कर दिया गया है और उन कंपनीज के ऊपर कोई भी मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह का रिफॉर्म यहाँ पर रखा गया है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल टैक्सेस की तो यहाँ पर एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आप देख सकते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 में, जहां पर आप अपनी अगर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस फोरगो कर देते हैं तो उस केस में आपको बहुत ही कम अमाउंट पर टैक्स देना होगा। अगर मैं बात करूं अर्लियर स्लैब की तो ओल्डर स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि नए वाले स्लैब में अगर मैं बात करूं तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको अपनी कुछ डिडक्शंस फोरगो करनी पड़ेंगी अगर आप नए वाले स्लैब में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर टू पे इनकम टैक्स एट लोअर स्लैब रेट इफ दे डू नॉट अवेल स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन एंड इंसेंटिव। तो अगर आप अपनी कुछ स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस फोरगो करते हैं या बेनिफिट्स फोरगो करते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो बहुत कम रेट से और बहुत कम इनकम पर लगने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 20 में एक DDT एबॉलिश कर दिया गया था जिसको कि हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म निकल के आया है जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया गया है। अब आपका जो डिविडेंड होगा वो इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ही टैक्सेबल होगा। अब कंपनीज को उन पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की गई है वो है ईज ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा आसान कर दी गई हैं, जिसमें इन्होंने मेनली हाईलाइट किया है फेसलेस ई असेसमेंट। तो अब जो आपके असेसमेंट है वो फेसलेस हो गए हैं, ई असेसमेंट हो गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। सेकंड नंबर पर जो बेनिफिट रखा है वो DIN नंबर का है। तो जब भी आप डिपार्टमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक DIN नंबर मेंशन होता है जो ये इंश्योर कर पाता है कि डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ही सर्कुलेट किया है और उसमें कोई डाउट वाला चांस नहीं है। इसके बाद जो बात की गई है वो है प्रीफिल्ड डेटा ऑफ ITR। तो अगर आप अपनी ITR भरते हैं तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ऑटोमेटिकली फिल होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत आसानी कर दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशंस को वहां पर ऑटोमेटिकली फिल आउट करवा दिया गया है जिससे कि आपको आपकी ITR भरने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट जो बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है वो है स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आप स्टार्टअप कैटेगरी में कवर होते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस कर दी गई है कंप्लायंसेस में। आपको कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस दी गई हैं, आपका असेसमेंट हैसल फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह के बेनिफिट्स दिए गए हैं स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को। साथ ही साथ स्टार्टअप्स को प्रोसिक्यूशन में भी रिलैक्सेशन दिया गया है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप को दिए गए हैं अंडर डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके बाद जो रिफॉर्म्स में बात आती है वो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तो यहाँ पर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला रिफॉर्म है अपील टू बी रैंडमली एलोकेटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री। सो अभी क्या होता है प्रेजेंट सिनेरियो में, आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर होता है अपील आपके वहीं पर जाती है,
बट नए वाले सिस्टम में क्या होने वाला है, आपकी अपील कंट्री में किसी भी कंसर्न पर्सन में किसी भी पर्टिकुलर रेंडमली एरिया में आपकी अपील दे दी जाएगी, असाइन कर दी जाएगी और वहीं से वो असेसिंग ऑफिसर आपकी अपील को एंटरटेन करेगा, जो कि फेसलेस ही होने वाली है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और इंश्योर की जाएगी कि जो असेसिंग ऑफिसर आपकी अपील हैंडल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अननोन रखी जाए, ताकि आप और असेसिंग ऑफिसर एक दूसरे को ना पहचान पाए कि पर्टिकुलर अपील को कौन सा असेसिंग ऑफिसर मैनेज कर रहा है। एंड अगेन मैं यहाँ पर फिर से कह सकता हूं, देयर इज नो नीड टू विजिट द ऑफिसर्स ऑफिस। साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताई गई है कि जो अपील के डिसीजन आने वाले हैं वो टीम बेस्ड होंगे और रिव्यूड होंगे। अब कोई एक सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं लेगा, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो टीम बेस्ड ही लिया जाएगा और एक रिव्यू के बाद ही उस अपील पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। हर अपील फेसलेस नहीं होने वाली है, कुछ ऐसी अपील भी रहेंगी सिस्टम में जिसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन देना पड़ेगा, जहां पर आपको या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पर्टिकुलर असेसिंग ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। तो कौन कौन से वो केसेस है जहां पर फेसलेस नहीं होंगी? तो यहाँ पर सबसे पहला केस कवर किया है सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स एवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर। तो अगर इन वाले केसेस की कोई अपील है तो वो फेसलेस नहीं होने वाली है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड कोई अपील है तो वो भी फेसलेस नहीं होगी। ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी अपील है तो वो भी यहाँ पर फेसलेस नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूं इन तीन केसेस को छोड़कर, जहां पर सीरियस फ्रॉड का केस है, मेजर टैक्स एवेजन का केस है या सर्च का केस है, इंटरनेशनल टैक्सेशन की अपील का केस है या ब्लैक मनी एंड बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपील का केस है, तो इन केसेस को छोड़कर बाकी सभी अपील आपकी फेसलेस होने वाली हैं और ये तीन केसेस आपके स्टिल एज इट इज चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। सो ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स को लेकर यहाँ पर कुछ कमिटमेंट भी दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को, जो कि डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम पूरे करने होंगे। तो देख लेते हैं आखिर ऐसे कौन कौन से कमिटमेंट हैं जो टैक्स पेयर के साथ किए गए हैं अंडर दीज रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कमिटमेंट दिया गया है टैक्स पेयर को वो है टू प्रोवाइड फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर एक सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा टैक्स पेयर को। सेकंड नंबर पर इन्होंने लिखा है ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट, मतलब टैक्स पेयर को माना जाएगा कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, उस पर अननेसेसरी डाउट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो अपील एंड रिव्यू में जा सके। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, टाइमली डिसीजन दिया जाएगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स ही कलेक्ट किया जाएगा, अननेसेसरी कोई भी अमाउंट आप ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। टैक्स पेयर की और उसकी इंफॉर्मेशंस की प्राइवेसी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, अकाउंटेबल होगा डिपार्टमेंट अब हर चीज के लिए। अगर टैक्स पेयर कोई कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा, उसको फेयर एंड जस्ट सिस्टम दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसके कंप्लायंसेस की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाएगा। तो ये है कुछ कमिटमेंट जो डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं टुवर्ड्स अ टैक्स पेयर एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इन टैक्सेशन, जो कि बात करता है ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स अ टैक्स पेयर, जहां पर डिपार्टमेंट कमिटमेंट कर रहा है टैक्स पेयर को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की, तो यहाँ पर टैक्स पेयर से भी उम्मीद की जाती है और यहाँ पर उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी जिक्र किया गया है इन टैक्स रिफॉर्म्स में। तो बात कर लेते हैं अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो कि टैक्स पेयर की हैं और टैक्स पेयर को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है टैक्स पेयर के लिए वो है बी ऑनेस्ट एंड कंप्लाइंट। तो टैक्स पेयर को बोला जा रहा है कि आप ईमानदार रहें और कंप्लाइंट रहें, आप अपनी सारी कंप्लायंसेस पूरी करें, टाइम से पूरी करें और ईमानदारी से आप अपना टैक्स पे करें। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ दी गई है वो है बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब आप टाइम टाइम पर अपनी इंफॉर्मेशंस हमें बताते रहें और आप खुद भी अपडेटेड रहें। ऐसा ना हो ड्यू टू दी लैक ऑफ नॉलेज आप किन्हीं कंप्लायंसेस को मिस कर दे। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टैक्स पेयर को वो है कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, मतलब आपको अपने रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रखने हैं। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए और इसके अलावा आप सभी रिकॉर्ड जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एज पर द इनकम टैक्स लॉ, वो सभी रिकॉर्ड्स आप प्रॉपर्ली मेंटेन करें। साथ ही साथ जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपके बिहाफ पर क्या कर रहे हैं आप उनके बारे में भी अपडेट रहें। ऐसा ना हो आप सब कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर छोड़ दें, तो टाइम टाइम पर उनसे भी आप अपडेट लेते रहें
इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टैक्स पेयर को वो है रिस्पॉन्ड इन टाइम। तो अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है, आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो आप उन चीजों का टाइमली आंसर करें ताकि डिपार्टमेंट भी उन चीजों का एनालिटिक्स में यूज कर पाए या उसको जो भी नेक्स्ट एक्शन उस पर लेना है वो प्रॉपरली उस पर ले पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पे इन टाइम। अगर आपकी कोई टैक्सेस बनती हैं, लाइबिलिटीज बनती हैं, तो आप उन्हें टाइम से पे कर दें। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करनी है अगर आप वास्तव में टैक्स रिफॉर्म्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टैक्स को लेकर एज अ पार्ट ऑफ टैक्स रिफॉर्म यहाँ पर और भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला बड़ा कदम है AI बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द केसेस फॉर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले बहुत ज्यादा केस स्क्रूटनी में पिक हुआ करते थे, लेकिन अब ये रेशो बहुत कम हो गया है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पहले 1% केसेस पिक होते थे, अब ये जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास आ गई है, जहां पर आपके केस स्क्रूटनी में पिक हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो रिफॉर्म किया गया है वो है सिलेक्शन ऑफ द स्क्रूटनी केसेस ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स एंड AI। तो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर दिया गया है, इंप्रूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपके केस स्क्रूटनी के लिए पिक होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड AI पर ही होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपकी खत्म कर दी गई है। इट मींस आपका जो केस पहले एक पर्टिकुलर पर्सन ही असेस किया करता था, जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर होता था। सो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया है। सो यहाँ पर अब आपके केस की असेसमेंट कहीं पर भी कैसे भी कोई भी कर सकता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगी। आपके केसेस रैंडमली एलोकेट हो जाएंगे। इट मींस अगर कोई दिल्ली का पर्सन है तो उसका केस मे बी चेन्नई में जा सकता है, मे बी कर्नाटका में असेस हो सकता है, कर्नाटका का केस मे बी दिल्ली में असेस हो सकता है या किसी और स्टेट में भी असेस हो सकता है। डिन नंबर, जो कि मैंने आपको बताया कि अब जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है डिपार्टमेंट से तो उस पर डिन नंबर जरूर मेंशन होता है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है, आपको जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट जाने की, इनकम टैक्स ऑफिसर को जरूरत नहीं है आपके पास आने की। सो देयर इज नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। अब सब कुछ फेसलेस है, सब कुछ ई प्रोसीडिंग के थ्रू होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, असेसमेंट अब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं करेगा, यहाँ पर टीम बेस्ड असेसमेंट होने वाली है और साथ ही साथ टीम बेस्ड ही रिव्यू होने वाला है। तो जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, यहाँ पर एक टीम उसको रिव्यू करेगी। टीम के रिव्यू करने के बाद ही वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर निकल के आई है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन इन थर्ड सिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर बनेगा तो वो बनाया एक सिटी में जाएगा, उसका रिव्यू दूसरे सिटी में किया जाएगा और जब उसको फाइनलाइज किया जाएगा, पास किया जाएगा, तो वो एक तीसरी ही सिटी द्वारा किया जाएगा। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बायसनेस खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी तरह की बायसनेस रहती है वाइल पासिंग एन ऑर्डर तो वो यहाँ पर इंश्योर करेगी कि वो बायसनेस यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 3 केसेस हैं जो आपके फेसलेस नहीं होंगे, जिसमें सबसे पहला केस है सीरियस फ्रॉड वाला, इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला एंड ब्लैक मनी एंड बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस स्टिल आपके पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। सो हाल ही में कोविड-19 की वजह से सीबीडीटी की तरफ से काफी सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे, जिसमें ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी, आपको बहुत सारे वेवर दिए गए थे लेट फीस में एंड इंटरेस्ट में। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलीफ जो आपको दिए गए थे ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट आपको दिया गया था टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंसेस एंड स्टैट्यूटरी एक्शन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर आपकी आईटीआर की ड्यू डेट्स, टीडीएस रिटर्न्स की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट में वेवर दिया गया था 18% से 19% इन केस ऑफ अ डिलेड पेमेंट ऑफ टीडीएस। इसके अलावा अगर आपने पीएम केयर फंड्स में डोनेशन दी थी तो उसका एटीजी में बेनिफिट दिया गया था। एंड पैन और आधार लिंकिंग की डेट जो कि आपकी 30 जून थी उसको 31 जुलाई किया गया था और फाइनली अब उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये है वो कुछ बेनिफिट्स जो आपको दिए गए थे ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। साथ ही साथ इसमें और भी बेनिफिट दिए गए थे, जैसे कि मैं बात कर सकता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस पर एक क्लैरिफिकेशन लेके आए थे कि जो लोग इंडिया छोड़कर नहीं जा पाए हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इम्पैक्टेड नहीं होगा, स्टिल दे कैन बिकम अ नॉन रेजिडेंट। इसके साथ जो विवाद से विश्वास स्कीम है उसकी डेट को 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी आईटीआर की डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई 2020 तक।
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 इस डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट आपको स्पेसिफिकली दिए गए हैं ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सो अब बात कर लेते हैं उन एक्शंस प्लान की जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं टू कर्ब द टैक्स एवेजन, मतलब टैक्स एवेजन को कम करने के लिए और उनका टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने बात करी है। आखिर वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे कि वो ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि उनका टैक्स एवेजन बहुत कम हो जाएगा और उनका टैक्स बेस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पर पॉइंट दिया है वो है ब्लैक मनी एक्ट 2015, जिसके थ्रू वो टैक्स एवेजन कर्ब कर रहे हैं। सेकंड, बेनामी लॉ 2016 लेके आए हैं टैक्स एवेजन को कम करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस लेके आए हैं, जिससे आपके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन टीडीएस एंड टीसीएस के कवरेज में आ जाते हैं एंड ये इंश्योर हो पाता है कि आप अपनी इनकम को एस्केप नहीं कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन एनकरेज हो रही है, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैप्चर हो पाए और उसमें टैक्स एवेजन की कोई भी चांसेस ना रहे। इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गए हैं ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। फॉर्म 26AS को अमेंड कर दिया है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर हो सके और वहां पर डेटा एनालिटिक्स अच्छे से काम कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो कवरेज है उसको भी बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कवरेज में कैप्चर हो सके और आपकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा सके, जस्ट टू इंश्योर कि आप किसी भी तरह का उसमें टैक्स एवेजन ना कर पाए। तो यहाँ पर जो इन्होंने फीचर डिस्कस किए हैं वो है एसएफटी के बारे में, जहां पर आपकी ट्रांजैक्शंस का स्कोप बढ़ा दिया गया है इन अ कवरेज ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो टैक्स रिफॉर्म के अंदर कवर किए गए हैं, आज के इस वेबिनार में डिस्कस किए गए हैं। एंड यहाँ पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है वो है फेसलेस असेसमेंट। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें देखना है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को लेकर वो है फेसलेस असेसमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बाय वे ऑफ ऑर्डर, जो कि आज ही पास कर दिए गए हैं और उनकी इफेक्टिव डेट भी आज की ही रखी गई है। तो चलिए सीधा चलते हैं उन ऑर्डर्स को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से दो ऑर्डर हैं जो सीबीडीटी की तरफ से पास कर दिए गए हैं इफेक्टिव फ्रॉम टुडे ओनली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो ऑर्डर जो पास किया गया है अंडर सेक्शन 119, जिसमें कहा गया है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल द असेसमेंट ऑर्डर आर पास थ्रू फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019, board in exercise power under section 119 of the income tax act hereby direct that all the assessment orders shall hereafter be passed by the national e-assessment center through faceless assessment scheme 2019 except as provided hereunder, जिसमें सबसे पहला केस रखा गया है ऑर्डर इन केस असाइन टू सेंटर चार्जेस एंड असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ असाइन टू इंटरनेशनल टैक्स चार्जेस। तो इन दो केसेस को छोड़कर आपके बाकी सारे केसेस फेसलेस स्कीम के थ्रू ही होने वाले हैं। यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर पास होंगे इन दो केसेस को छोड़कर वो फेसलेस स्कीम 2019 के अकॉर्डिंग ही पास होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और कही गई है जिसमें कहा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉइंट नंबर 3, any assessment order which is not conformity with the para 2 above shall be treated as non-S। इसका मतलब अगर कोई भी ऑर्डर आपका फेसलेस स्कीम के थ्रू नहीं आया है, कोई भी ऑर्डर आपका ई प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं आया है, तो उस ऑर्डर को, उस असेसमेंट को नॉन एस्ट मान लिया जाएगा। नॉन एस्ट मानने का मतलब है कि ये मान लिया जाएगा कि वो असेसमेंट हुआ ही नहीं है, वो ऑर्डर पास हुआ ही नहीं है और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि आपके जितने भी ऑर्डर पास होंगे, जितनी भी आपकी अपील्स होंगी, असेसमेंट्स होंगी, वो ई प्रोसीडिंग के थ्रू ही होंगी, फेसलेस ही होंगी। ये जो ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 119 वो कब से इफेक्टिव होगा, तो यहाँ पर डेट भी क्लियर कर दी गई है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम द 13th डे ऑफ अगस्त 2020। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स वो दूसरा ऑर्डर जो आज की ही डेट में पास किया गया है अंडर सेक्शन 119 ओनली। तो ये ऑर्डर बात करता है सर्वे की पावर को लेकर। तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी कोई सर्वे आपके ऊपर होना है तो वो सर्वे की पावर जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन विंग्स ही अलॉट करेंगी आफ्टर गेटिंग प्रॉपर रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस चीज के बारे में ये वाला ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 119, जिसमें आप देख सकते हैं जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है इन फर्दरेंस ऑफ above Central Board of Direct Taxes in exercise to power conferred under Section 119 of the Income Tax Act 1960
161, officer posted in Directorate of Investigation and Commissionerate of TDS only and exclusively shall act as income tax authority for the purpose of power of survey under section 133A of the Income Tax Act। तो अगर आपके ऊपर सर्वे होना है अंडर सेक्शन 133A, तो यहाँ पर केवल इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसी के पास पावर है सर्वे करने की, और वही ऑर्डर पास कर पाएगी आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की गई है अप्रूवल की। The competent authority for the approval of such survey action under section 133A of the Act shall henceforth be DGIT for investigation wing and CCIT TDS for TDS charges as the case may be। और ये वाला जो ऑर्डर है ये भी 13 तारीख से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब आज 13 अगस्त 2020 से ये वाला ऑर्डर आपका इफेक्टिव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 2 ऑर्डर जो आज पास किए गए हैं बाय सीबीडीटी, और वो टैक्स रिफॉर्म्स की बातें जो आज के इस वेबिनार में डिस्कस की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और ये सारी चीजें अब एग्जीक्यूट होने वाली है, प्रैक्टिकली लाइव होने वाली है, टैक्स रिफॉर्म्स आने वाले हैं। सो आप तैयार रहें इन सभी चीजों के लिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ आए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर लिए गए हैं, और आखिर ये जो 2 ऑर्डर पास किए गए हैं किस बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।